हाय एवरीवन, इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हमारा जो कार्डियक के टॉपिक्स रहते थे हार्ट के, उसमें एंटी अरिथमिक ड्रग्स को हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अरिथमिया होता क्या है। ठीक है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन हमें समझ में आएगा कि कौन सी ड्रग्स देनी है और उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है अरिथमिया की कि जो इर्रेगुलर आपकी हार्ट बीट्स होती हैं उनको हम कहते हैं सिंपली अरिथमिया। जो इर्रेगुलर आपकी हार्ट बीट्स हैं उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हैं। बट इन सिंपल टर्म्स इर्रेगुलर हार्ट बीट्स को हम कहते हैं अरिथमिया। अब जो कार्डिक की एक्शन पोटेंशियल कर्व होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक मसल। तो इसमें आपकी ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और इनिशियल जो डीपोलराइजेशन हो रही है इसको हम कहते हैं फेज़ ज़ीरो। जो इनिशियल डीपोलराइजेशन है, जब आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फेज़ ज़ीरो। यहाँ पे सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हुए होते हैं। सोडियम चैनल्स ने डीपोलराइज करना है, तो जो इनिशियल डीपोलराइजेशन है आपकी उसको हम कहते हैं फेज़ ज़ीरो। देन आती है इनिशियल रीपोलराइजेशन, कि जब आपका एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हो जाता है देन आपकी इनिशियल रीपोलराइजेशन आती है ड्यू टू पोटेशियम चैनल ओपनिंग। यहाँ पे पोटेंशियल जो आपके पोटेशियम चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं और वो रीपोलराइजेशन करवाते हैं इनिशियली। तो इस फेज़ को हम कहते हैं फेज़ वन। देन ये फेज़ आता है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे हम कहते हैं कि इस फेज़ को हम कहते हैं प्लेट्यू फेज़। और ये क्यों आता है, प्लेट्यू फेज़ क्यों आता है, कि आपके जो कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो भी ओपन होते हैं इस जगह के ऊपर, इस टाइम पीरियड के ऊपर कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम चैनल जो है वो डीपोलराइजेशन करवाना चाहते हैं। लेकिन जो आपके पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं वो रीपोलराइजेशन करवाना चाहते हैं। तो जब डीपोलराइजेशन भी कैल्शियम की वजह से हो जो है वो करवाना चाह रहा है कैल्शियम, और पोटेशियम आपकी रीपोलराइजेशन करवाना चाह रहा है, रेस्ट की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन कैल्शियम उसको रेस्ट करने नहीं दे रहा, दोनों ऑपोजिट हैं। तो आपस में क्या होगा, बैलेंस आ जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, बैलेंस आ जाता है रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के दरमियान, उसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज़। उसके बाद आपका प्लेट्यू फेज़ जो है उसको हम फेज़ टू कहते हैं। देन आपका जो फेज़ आता है दिस इज़ फेज़ थ्री, जो आपकी फाइनल रीपोलराइजेशन होती है। जब कैल्शियम चैनल बंद हो जाता है, पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है कैल्शियम से, तो पोटेशियम उसको रीपोलराइज कर देता है फिर से। तो ये हम कहते हैं फेज़ थ्री और ये फाइनल रीपोलराइजेशन है। देन उसके बाद आपके पास एक फेज़ आता है ये, जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन के ऊपर आपका एक्चुअल पोटेंशियल आता है, उसको हम कहते हैं फेज़ फोर। अब इस एक्शन पोटेंशियल के अंदर एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि वो पीरियड, वो टाइम जिसके अंदर हम दोबारा से एक्साइट नहीं कर सकते एक एक्शन पोटेंशियल को। मींस के कार्डिक मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जो है वो हम उस पीरियड के या उस टाइम के अंदर दोबारा से एक्साइट नहीं कर सकते। वो फेज़ कौन सा होता है या वो पीरियड कौन सा होता है, टाइम कौन सा होता है, फेज़ ज़ीरो से लेकर फेज़ थ्री के मिड तक, यहाँ तक ये जो टाइम है, यहाँ तक हम रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है जिसमें एक न्यू जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होना चाहिए।
उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसके बाद जो लेट फेज़ होता है थर्ड का, फेज़ 3 का जो लेट है, मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है, ये भी रिफ्रैक्टरी पीरियड है, लेकिन ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। ठीक है, मीन्स कि जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, वो आपका फेज़ 0 से लेके फेज़ 3 के मिड तक है, और जो लेट फेज़ 3 है वो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ जाए, चैनल्स का जो है वो इन्फ्लुएंस आ जाए स्ट्रॉन्ग, तो फिर एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कंडक्शन किस तरह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कंडक्शन किस तरह होती है हार्ट में, और फिर हम देखेंगे कि मैकेनिज़म्स अरिदमिया में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, अरिदमिया क्यों होता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स क्यों होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन है कि कंडक्शन सिंपली एस ए नोड होता है, आपका पेसमेकर होता है एस ए नोड, ए वी नोड। तो एस ए नोड से कंडक्शन आपकी इम्पल्सिस आपकी ए वी नोड तक जा रही होती हैं, ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस के ज़रिए जो फाइबर्स होते हैं वेंट्रिकुलर्स में जा रही होती है। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स में जाती है, फिर वेंट्रिकल्स आगे सिस्टोल और उनका जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो होती है। आपका जो हार्ट है वो पंप करता है, हार्ट रेट आपका जो है वो इनिशिएट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो कंडक्शन है। ठीक है, एस ए नोड, ए वी नोड और बंडल ऑफ इसके ज़रिए वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स आपकी ट्रेवल कर रही है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं, नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जो आपको ऊपर बताया है। अब अरिदमिया में कौन कौन से मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हैं, अरिदमिया क्यों होता है, उसमें ये है कि पहले तो पेस मेकर एक्टिविटी जो है वो एनहांस हो जाए। आपका जो पेस मेकर है, एस ए नोड है, ए वी नोड है, वो एनहांस हो जाए, एक्शन पोटेंशियल को ज़्यादा जनरेट करना शुरू कर दे, तो उससे भी आपकी जो हार्ट रेट है या हार्ट बीट्स हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। सेकंड में ये है, सेकेंडली क्या हो सकता है कि जो डीपोलराइजेशन के बाद जो आपका एक न्यू जो एक्शन पोटेंशियल है, जिस तरह मैंने बताया कि ये मिड 3 फेज़ है, रिफ्रैक्टरी पीरियड आपका गुजर गया, ये मिड 3 फेज़ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ जाए तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो सकती है दोबारा फिर से, तो दोबारा फिर से एक कर्व जो है वो बन सकती है। तो ये हम कहते हैं कि डीपोलराइजेशन इनिशियल के बाद जब रिफ्रैक्टरी पीरियड के एंड होता है वहाँ पे दोबारा से, हालांकि जो नॉर्मल कर्व है वो यहाँ तक आनी चाहिए आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक, देन नेक्स्ट एक जनरेट होनी चाहिए एक्शन पोटेंशियल, लेकिन वो मिड थर्ड फेज में ही दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, उससे भी इरेगुलर हार्ट बीट होती है आपकी। तो ये है कि अर्ली हो जाए डीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि बाद वाली जो डीपोलराइजेशन है इनिशियल के बाद वाली, तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाए, अर्ली हो जाए, या फिर वो डिले हो जाए। ठीक है, डिले में क्या होता है कि वो यहाँ से उठ जाए, मिड मिड 3 से ना उठे, वो आपका जो लेट फेज़ 3 था उसके एंड से दोबारा से फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। नॉर्मल में तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक आना चाहिए, फेज़ 4 कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन ये फेज़ 4 से पहले ही फेज़ 3 के लास्ट से डीपोलराइजेशन दोबारा से हो जाती है। तो ये भी हमारे लिए अब नॉर्मल हार्ट बीट या इरेगुलर हार्ट बीट का कॉज बनता है। या तो वो फेज़ 3 के मिड से दोबारा से डीपोलराइज हो जाए, अर्ली डीपोलराइजेशन हो जाए, या फिर डिलेड डीपोलराइजेशन हो जाए, और उसमें फेज़ 3 के एंड पे होता है फेज़ 4 से पहले। तो मींस के जो भी एक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंजेस करेगा वो आपको इरेगुलर हार्ट बीट देगा। ठीक है, तो ये जो आपका डीपोलराइजेशन वाले कॉजेज़ हैं ये वो मैकेनिज़्म है। देन एक मैकेनिज़्म और आता है, वो मैकेनिज़्म कौन सा है, री एंट्री का। री एंट्री में क्या होता है, आपका जो एस ए नोड से ए वी नोड की तरफ जाती है कंडक्शन, फिर आपकी वेंट्रिकल्स तक जानी है। अब ए वी नोड से वेंट्रिकल्स के थ्रू की तरफ जब जानी है ना आपकी इम्पल्स, तो वहाँ पे क्या है कि एक इम्पल्स आती है और वो आपके यहाँ पे ना बाइफरकेट करती है। बाइफरकेट मीन्स यहाँ इस डायरेक्शन में भी जाती है, राइट वाली डायरेक्शन में भी जाती है
और लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में भी जाती है। ये अगर आप देखें फिगर, राइट वाली जो आपकी ये इम्पल्स है, राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी बाइफरकेट करती है, दोनों तरफ जाती है आपकी इम्पल्स वेंट्रिकल्स में। लेकिन री एंट्री में क्या होता है कि ये इम्पल्स आई, राइट वाला या लेफ़्ट वाला जो है वो ब्लॉक था, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। एवी से वेंट्रिकल्स की तरफ जाने का रास्ता जो है वो राइट वाला या लेफ़्ट वाला यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं उसे, कि एक डायरेक्शन जो है वो ब्लॉक है, एक डायरेक्शन काम कर रही है। अब जो डायरेक्शन ब्लॉक है ना, वहाँ से इम्पल्स घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये री एंटर कर गई, वहाँ से ब्लॉक थी तो वहाँ से री एंटर करके दूसरी डायरेक्शन में चलेगी। और जो ये वाला हिस्सा है, राइट का हो या लेफ़्ट का हो, वहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई, मीन्स के एक इम्पल्स लेना था, वहाँ पे दो इम्पल्सेस आ गई, तो आपका हार्ट बीट जो है वो दो दफ़ा होगी, तो इरेगुलरिटी आ जाएगी उसमें। जब जैसे जैसे री एंट्री करती रहेगी इम्पल्स, वैसे वैसे इरेगुलर जो है वो हार्ट बीट आपकी होना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं अरिथमिया। तो अरिथमिया की ये कॉजेज़ होते हैं कि डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल के अंदर मसला आ जाए, पेस मेकर एक्टिविटी इन्हांस हो जाए, या री एंट्री हो जाए, जो आपकी इम्पल्सिस आ रही हैं एवी नोड से वो री एंटर करती जाएँ। तो ये तीन तरह के कॉजेज़ होते हैं, मैकेनिज़म्स होते हैं। अब अरिथमिया की टाइप्स कौन कौन सी हैं? अरिथमिया में फर्स्ट टाइप आती है एक्स्ट्रा सिस्टोल, मीन्स के आपकी जो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, एक एक्स्ट्रा आ जाती है, जिस तरह मैंने बताया री एंट्री के अंदर कि एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन होनी थी, दो दफ़ा होना शुरू होगी, तो वो एक्स्ट्रा सिस्टोल है। इसमें प्री मेच्योर एबनॉर्मल बीट्स होती हैं, एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी की वजह से जो भी कंडक्शन है, इम्पल्सेस हैं जनरेट हो रही हैं, वो ऑटोमेटिक होती हैं, तो इसलिए हम उसको ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। तो ऑटोमेटिसिटी अब नॉर्मल हो जाती है, तो आपका जो हार्ट बीट है वो भी अब नॉर्मल होगी, उससे अरिथमिया होगा। अरिथमिया मेनली हम इरेगुलर ऑफ हार्ट बीट्स को कहते हैं। अब सेकंड टाइप क्या है? पैराऑक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, कि वेंट्रिकुलर से ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा, उसको हम सुप्रा वेंट्रिकुलर कहते हैं। ये जो टाइप्स हैं, इनकी इनकी जो बेस है ना वो है बीट्स, कितनी बीट्स पर मिनट आ रही हैं, वो इनकी बेसिस है इनको क्लासीफाई करने की टाइप्स को। तो जो ये सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया होता है, इसमें जो आपकी कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो रेट है उनका, वो होता है 150 से 200 पर मिनट, ठीक है। इसमें री एंट्री ऐसे नोड पे री एंट्री हो रही होती है और कॉन्ट्रैक्शन रेट ज़्यादा होता है, 150 से 200 पर मिनट। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि जो आपका एट्रियल रेट होता है, एट्रियम की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो 200 से 350 पर मिनट चल रही होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है, ऐसे नोड से या एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ आपकी इम्पल्सेस जो हैं वो नहीं जा रही, तो सारी की सारी इम्पल्सेस आपके एट्रियम को ही एक्टिवेट कर रही हैं, तो वहाँ पे फ्लटर करना स्टार्ट कर देता है वो, और उसकी जो मीन्स के बीट्स होती हैं वो होती हैं 200 से 350 पर मिनट, 200-350 पर मिनट। एट्रियल फिब्रिलेशन में और एट्रियल फ्लटर में क्या फ़र्क है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो आपकी बीट्स होती हैं वो 350 टू 550 पर मिनट होती है, और कार्डिक आउटपुट आपका लो होता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसकी नेक्स्ट टाइप है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, कि वेंट्रिकल्स में आपका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा, मीन्स के वेंट्रिकुलर जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस कर रही हैं, तो उसमें 4-5 एक्स्ट्रा सिस्टोल्स होते हैं। री एंट्री इतनी हो रही है कि जितनी इम्पल्सेस आ रही हैं, 3-3 इम्पल्सेस, 4-4 इम्पल्सेस फ्लो कर रही हैं, तो 4 से 5 एक्स्ट्रा सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो रही होती हैं एक टाइम के अंदर। तो इसमें रीज़न क्या होती है कि डीपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन का मतलब मैंने बताया था आपको कि पहली रीज़न तो ये है कि आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड जैसे जैसे एंड हो रहा है वैसे वैसे आपका एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, मींस कि आपकी जो कर्व थी उसका जो रीपोलराइजेशन वाला पार्ट था, फेज़ 3 था ना, फेज़ 3 कंप्लीट हो रहा है ना फेज़ 4 कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले ही आपकी जो डीपोलराइजेशन अगेन हो रही है और अगेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उससे भी एक्स्ट्रा सिस्टोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो पहली रीज़न तो ये है। फिर री एंट्री भी हो सकती है, ठीक है। और इन इन दो रीजंस की वजह से 4-5 आपके वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल्स हो रहे होते हैं,
तो उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देन आपका 6 नंबर पे आता है टॉर्से डी पॉइंट्स। ये लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया होता है। इसमें आपके ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, अगर आपने ईसीजी देखी हो तो उसमें क्या होता है कि जो आपके क्यू टी प्रोलोंगेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपका क्यू फेज़ और जो टी फेज़ है, इसको हम, ये यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे टी है, तो ये प्रोलोंग कर जाता है। एक तो ये है कि क्यू टी प्रोलोंगेशन हो जाती है। सेकंड क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स। ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स ये है कि एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लें और वहाँ पे क्या है कि इस तरह आपके पॉइंट्स जो हैं वो ट्विस्ट करना शुरू कर देते हैं। इन केस ए। केस बी में क्या होता है कि आपका जो क्यू टी इंटरवल होता है, क्यू आपकी जब एक्शन पोटेंशियल कर्व स्टार्ट होती है या ईसीजी के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन दिखाना शुरू करता है वो, तो जो पीक होती है उसका स्टार्ट हम क्यू बोलते हैं, और जो पीक एंड जब होती है और उसमें जो रेस्टिंग फेज़ आता है उसको हम वहाँ तक कहते हैं टी। तो क्यू टी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं टॉर्से डी पॉइंट्स के अंदर, और ये भी क्या है, अरिथमिया ही है। अरिथमिया की एक टाइप है। अरिथमिया में ज़रूरी नहीं है कि कंडक्शंस ज़्यादा हो रही हैं तो हम उसको क्या, इरेगुलर होना चाहिए, कभी ज़्यादा कभी कम, इसको भी हम इरेगुलरिटी कहते हैं। ठीक है, 2-2 4-4 आ रही हैं, उसके बाद फिर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो रही है, या फिर आप कह लें कि आपका एक्शन पोटेंशियल डिले हो रहा है, लेट आ रहा है, फिर से जब आ रहा है फिर 3-4 और बीट्स आ रही हैं, इरेगुलर बीट्स आ रही हैं, कभी 2 आ रही हैं, कभी 5 आ रही हैं। तो इस तरह जो है वो अरिथमिया हम उसे कहते हैं कि इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रही हैं। या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका जो वेंट्रिकुलर है या एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, तो उसको जिस तरह हमने बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, एट्रियल फ्लटर कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सिस्टोल्स आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं अरिथमिया की। 7th टाइप है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसमें रैपिड एक्टिवेशन होती है वेंट्रिकल्स की। जिस तरह हमने पढ़ा था एट्रियल फिब्रिलेशन, इस तरह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होती है, जिसमें इरेगुलर रैपिड एक्टिवेशन होती है वेंट्रिकल्स की, और अगर पेशेंट डाई कर जाता है अगर आप 4 से 5 मिनट के अंदर उसको ट्रीटमेंट ना दें। और एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, ये मैंने बताया कि आपको एवी नोड से जो इम्पल्सिस हैं वो आपकी वेंट्रिकल्स की तरफ नहीं जा रही होती, तो इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। इसकी वजह से भी इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं अरिथमिया में, तो इसमें क्लास 1 आती है। इनको आपने 1 2 3 के नंबरिंग से ही याद रखना है कि क्लास 1 के अंदर कौन से ब्लॉकर्स हैं। तो हमने इसको 1 2 3 जिस तरह दिया गया इसी तरह MCQs भी आता होता है। तो क्लास 1 ड्रग्स जो हैं वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर 3 तरह की सब क्लासेस हैं। क्लास 1A है जिसमें आपके पास क्यूनिडीन आती है, प्रोकेनामाइड और डाइसोपायरामाइड। ठीक है, क्लास 1A है। क्लास 1B है लिडोकेन, मैक्सिलेटीन और फेनिटोइन वगैरह जो है वो क्लास 1B के अंदर आ जाती हैं। क्लास 1C के अंदर फ्लिकेनाइड, एनकेनाइड, प्रोपाफिनॉन, ये 3 जो हैं वो क्लास 1C के अंदर आती हैं। इनको जो है वो हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे थोड़ा सा 1A 1B 1C कर रहे हैं। कुछ रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करती हैं, कुछ शॉर्ट करती हैं, कुछ का लिटल इफेक्ट है। तो ये हम जब डिटेल करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। क्लास 2 के अंदर जो ड्रग्स आती हैं बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपना एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर। प्रोपेनोलॉल, एसीब्यूटोलॉल, एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, ये जो है वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। क्लास 3 जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं आपके। अम्योडारोन है, इसमें डिफरेंट हैं, आईब्यूटिलाइड है, अम्योडारोन है और ड्रोनिडारोन है, सोटालोल है। ये आपके जो ड्रग्स हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। क्लास 4 ड्रग्स के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, वेरापामिल और डेल्टायाज़म। इनको भी हम हार्ट के बाकी चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। और कुछ अदर्स हैं जिसमें डाइजॉक्सिन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, और एडिनोसिन है और मैग्नीशियम सल्फेट। अब इनकी फार्माकोलॉजी हम डिटेल में देख लेते हैं। क्लास 1A के अंदर आती है क्विनिडीन। क्विनिडीन जो है वो सिनकोना बार्क से ली जाती है। तो आपने इसको एंटी मलेरियल के अंदर भी पढ़ा होगा या पढ़ना है आगे जाके,
तो ये याद रखिएगा कि जो इसका डेक्स्ट्रो आइसोमर है वो एंटी रिदमिक होता है, लेकिन जो लीवो होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। तो जो डेक्स्ट्रो होता है वो एंटी रिदमिक होता है, लेकिन जो लीवो वाला है वो एंटी मलेरियल होता है। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, कि ये ब्लॉक करता है सोडियम चैनल, क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की क्लास का है, तो ये ब्लॉक करता है सोडियम चैनल्स। जब सोडियम चैनल्स का जो इन्फ्लक्स है वो ब्लॉक हो जाता है, तो जो आपकी डीपोलराइजेशन है फेज़ 0 है या फेज़ 4 है, फेज़ 4 में भी डीपोलराइजेशन बाद में आनी है, तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है। और फेज़ 0 में सोडियम चैनल्स यहाँ पे भी ओपन होते हैं फेज़ 0 के अंदर, तो यहाँ पे भी डीपोलराइजेशन आती है आपकी। तो जब ब्लॉक हो जाएंगे सोडियम का जो चैनल्स का इन्फ्लक्स है, सोडियम के आयंस का इन्फ्लक्स है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो जो आपकी डीपोलराइजेशन है वो स्लो हो जाएगी, जिससे क्या है कि आपका जो फेज़ 0 है और जो फेज़ 4 के अंदर जो डीपोलराइजेशन आनी होती है वो स्लो हो जाएगी। क्योंकि इसको हम फिर एट्रियल फ्लटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो हार्ट बीट कर रहा है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिलेड फेज़ 0 और फेज़ 4 डीपोलराइजेशन को स्लो करता है और प्रोलॉन्ग करता है फेज़ 0 डीपोलराइजेशन, वही बात है। और रिफ्रैक्टरी पीरियड भी आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्यों प्रोलॉन्ग होगा, क्योंकि फेज़ 0 से लेके मिड 3 तक सारा का सारा पीरियड कौन सा होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो जब फेज़ ज़ीरो वाली डीपोलराइजेशन जो है वो आपकी स्लो हो रही है, तो ज़ाहिर बात है जो आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो ओवरऑल उसका भी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, प्रोलॉन्ग कर जाएगा। और इसका जो है वो माइल्ड एंटी एड्रीनर्जिक इफेक्ट भी है और एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं क्विनिडीन की। सिर्फ क्विनिडीन की बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा है। बाकी आप अगर इस क्लास 1 जो ए की बात करेंगे तो उसमें यहाँ रिफ्रैक्टिव पीरियड तक आपका मैकेनिज्म रहेगा। सिर्फ क्विनिडीन के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है कि एंटी एड्रीनर्जिक भी है और एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी हैं। प्लस ये ब्लॉक करता है पोटेशियम को, जो क्लास 1A है आपकी, ये ब्लॉक करती है पोटेशियम को भी चैनल्स को और कैल्शियम चैनल्स को भी, जिससे क्या होता है कि प्रोलॉन्ग हो जाती है रीपोलराइजेशन भी। जो आपका फेज़ 3 के अंदर और जो फेज़ 1 के अंदर जो आपके पोटेशियम चैनल्स होते हैं उनको भी ये ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आपका जो रीपोलराइजेशन है वो भी स्लो होएगी। तो उसकी वजह से रीपोलराइजेशन भी प्रोलॉन्ग कर गई है। तो ओवरऑल आपका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो स्लो हो गया है, प्रोलॉन्ग कर गया है, और जो आपके एक्शन पोटेंशियल्स हैं वो स्लोली जनरेट होंगे। इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे, कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली एक्शन पोटेंशियल कम तो कंडक्टिविटी कम होगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा क्रोनोट्रॉपिक, और जो हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी, इनोट्रॉपिक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर आपका फॉल करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी स्केलेटल मसल्स की भी, क्योंकि वहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम चैनल्स होते हैं। तो स्केलेटल मसल ये हार्ट से अलग इसका अफेक्ट है, क्योंकि सोडियम चैनल्स तो स्केलेटल मसल्स के अंदर भी हैं, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वहाँ पे भी आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। प्रमोट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को, जो आपका क्विनिडीन होता है ना ये प्रमोट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो हम इसको प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। और क्विनिडीन का ही फीचर है कि डिस्टर्ब करता है न्यूरोनल एक्टिविटी, क्योंकि इसका एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी है, एंटी एड्रीनर्जिक प्रॉपर्टी भी है, तो जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो ये जो दो लास्ट वाले इसके इफेक्ट्स हैं वो क्विनिडीन के लिए हैं। जो आपके थेराप्यूटिक एक्शंस या आपका यूजेस जो हैं वो क्या होंगे, कार्डियक अरिथमिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब आपके एट्रियल वेंट्रिकुलर ब्लॉक हुआ हो, एट्रियल वेंट्रिकुलर जो है वो अरिथमिया हो, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। ठीक है, एक्शंस नहीं है, यूजेस हैं। देन एडीआरस हैं, एडीआरस में सिंकोनिज्म, ठीक है, जिसमें आपका ब्लड विजन होता है। ये क्विनिडीन के जो सिंकोना बार्क से लिया जाता है उसकी ये एक एडवर्स इफेक्ट है। ये आपका एमसीक्यूज भी है कि इसमें कौन सा इसका जो फेमस आपका एडवर्स इफेक्ट है वो है सिंकोनिज्म, कि ब्लड विजन होता है, आपको जो है वो नज़र सही से नहीं आता है, हेडेक होती है, जो आपकी डिसओरिएंटेशन है वो होती है, टिनाइटस होता है। टिनाइटस में क्या है कि जो आपको ना साउंड सुनाई देती है आपके कानों में, कुछ ना बेल्स बज रही हैं, रिंगिंग हो रही है, तो उसको हम टिनाइटस कहते हैं।
तो ये भी सिंक्रोनिज्म के अंदर होता है। बाकी अरिदमिया का भी चांस और ज़्यादा बढ़ जाए अगर आप इसकी डोज ऊपर नीचे करते हैं, एडीआर आता है, तो पोटेंशियल जो है वो अरिदमिया का, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट होने का, और जीआईटी डिस्टर्ब होती है, डेफनेस आ सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंस आ सकती है, कोई मेंटल डिस्टर्बेंस आ सकती है। ये सारे जो हैं वो एडीआरस हैं। वर्टिगो को हम कहते हैं जब चक्कर आते हैं, आपका सर घूमता है, उसको हम वर्टिगो कहते हैं। तो ये सारे आपके क्विनिडीन के एडीआरस हैं। देन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। नेक्स्ट पे क्लास 1B है, लिडोकेन, मैक्सिलिटीन और फेनिटोइन वगैरह, ये भी ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को। इनको 1B में क्यों रखा है वो मैं बताता हूँ आपको कि पहले तो ये ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को, और उससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन को स्टॉप कर देंगे। लेकिन इनका जो फेज़ 3 के ऊपर अफेक्ट होता है ना, जो पोटेशियम चैनल्स के ऊपर अफेक्ट होता है, फेज़ 3 के ऊपर रिपोलराइजेशन के ऊपर जो अफेक्ट होता है, ये उसको भी शॉर्ट करते हैं। जो हमने क्लास 1A पढ़ी थी वो प्रोलॉन्ग करती थी रिपोलराइजेशन वाले को, और ये जो है फेज़ 3 रिपोलराइजेशन को शॉर्ट करती है। एक तो ये ब्लॉक करती है सोडियम चैनल्स को, डीपोलराइजेशन को स्लो करेगी, लेकिन जो रिपोलराइजेशन है उसको भी शॉर्ट करेगी। ठीक है, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते। डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो डिफरेंट ड्रग्स जो वो यूज़ होती हैं, तो डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इसका एंटीरिदमिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं, केस होता है कि इसमें कौन सी ड्रग्स ज़्यादा बेहतर रहती है, क्लास 1A चाहिए, 1B चाहिए, तो वो हम यूज़ करते हैं। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में एंटीरिदमिया है, ऑटोमेटिसिटी को कम करता है, और लिडोकेन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नंबनेस प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे आपकी जो फीलिंग सेंसेशंस होती हैं उस लोकल एरिया के ऊपर, उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये लिडोकेन और जो टोकेनाइड है ये हम यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया देने के अंदर भी, इंजेक्शन के थ्रू, और ऑटोमेटिसिटी को भी कम करता है, एंटी एरिथमिक है। थेराप्यूटिक इसका जो इफेक्ट है और यूजेस क्या होंगे, कौन कौन सी टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं एरिथमिया की, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और एज अ लोकल एनेस्थेटिक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और देन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, और इसके जो एडीआरस हैं उसमें सीएनएस के इफेक्ट्स आते हैं, जीआईटी के में नोजिया वॉमिटिंग आती है, डिस्पेप्सिया होता है, अरिदमिया भी। जो अरिदमिया को ड्रग क्योर करती है ना, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अरिदमिया को कोज भी कर सकती है, तो उसकी भी डोज हमने जो है वो चीज़ें ध्यान से देनी होती हैं। एडीआरस में सीएनएस इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें जो आपकी निस्टगैमस है, ड्राउजीनेस है, स्लर्ड स्पीच है कि सही से आपको बोला नहीं जाता, ड्राउजीनेस में आपको थोड़ा सा चक्कर आते हैं इसमें भी आपको, और एजिटेशन होती है, रिजिडनेस आती है आपके अंदर, कन्वल्जन्स, दौरे वगैरह पड़ते हैं। तो ये डिफरेंट इसके एडीआरस हैं। निस्टगैमस जो होता है वो रैपिड मूवमेंट होती है आई बॉल की, उसको हम निस्टगैमस कहते हैं। क्लास 1C के अंदर फ्लिकेनाइड, एनकेनाइड, ये भी ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को, जो आपके सोडियम चैनल के साथ बाइंड करते हैं, जो एक्टिवेटेड चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, और डिसोसिएट होते हैं स्लोली। ठीक है, कि आपके जो सोडियम चैनल्स हैं उनके साथ ये बाइंड करेंगे और डिसोसिएट होंगे, इनकी जो बाइंडिंग अफिनिटी वो ज़्यादा है, तो जो डिसोसिएट है स्लो होंगे, जिससे आपकी जो रीएक्टिवेशन है सोडियम चैनल्स की वो डिले हो जाएगी। तो ये भी स्लो करते हैं जीरो फेज डीपोलराइजेशन को, और इनका जो इफेक्ट रीपोलराइजेशन के ऊपर है वो इतना नहीं होता। ये 1C है, इसका लिटिल इफेक्ट होता है रीपोलराइजेशन फेज के अंदर, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने डीपोलराइजेशन को डिस्कस करना है सिर्फ। क्लास 1A और 1B का रीपोलराइजेशन पे इफेक्ट होता है, 1C का नहीं होता, लिटिल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेन क्या है कि ज़ीरो फेज डीपोलराइजेशन को स्लो करते हैं, जिससे आपका हार्ट रेट भी कम होगा, ऑटोमेटिसिटी भी कम है। और इसके यूजेस क्या होंगे, एक्शंस यही हैं, हार्ट रेट को कम करेगा, डीपोलराइजेशन को स्लो करेगा। और थेरापेटिक यूजेस क्या होंगे कि अरिदमिया के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, एट्रियल फ्लटर के अंदर, वेंट्रिकुलर अरिदमियास कोई आते हैं उनके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटर मीन्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि हार्ट फेलियर अगर हुआ है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्लास 1C की ड्रग्स को हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ नहीं करना। देन इसके भी एडीआरस हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, ये हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ये रीपोलराइजेशन वाला जो फेज़ है उसमें अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं।
इनहिबिट करते हैं पोटेशियम चैनल्स को, और इनकी एक्टिविटीज़, इस क्लास की जो एक्टिविटी है, जो ड्रग्स हैं इनकी जो एक्टिविटी है वो क्लास 1, 2, 3 और 4 वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, तकरीबन सारी एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ इफेक्ट इनके अंदर होता है। मेनली तो ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट है, जो इनकी जो एबिलिटी है वो ये भी है कि क्लास 1, 2, 3, 4 ये चारों क्लासेस का जो इफेक्ट है वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी अल्फ़ा ब्लॉकिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो अब ये जो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो इनसे होता क्या है, जो आपका फेज़ 3 होता है, मीन्स कि ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये जो आपका फेज़ 3 है इसको ये प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको स्लो डाउन करते हैं, इसका टाइम बढ़ जाता है, और ये हम यूज़ करते हैं अरिदमिया को क्योर करने के लिए, कि जो इनके साथ साथ इसकी जो 1, 2, 3, 4 की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो जो आपका फेज़ 3 की जो रीपोलराइजेशन है उसको ये प्रोलॉन्ग करते हैं, जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उसको स्लो डाउन करते हैं। तो जब वो स्लो डाउन हो जाएगा तो जो आपका न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है उसका जो टाइम है, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो प्रोलॉन्ग करेगा, और जो टाइम है न्यू एक्शन पोटेंशियल का वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो इसको भी हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं अरिदमिया के अंदर। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके यही आएंगे, हार्ट रेट कम हो जाएगा, एंटी एरिदमिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो इफेक्ट है वो एंटी एरिदमिक इफेक्ट होगा, और यूज़ जो है वो अरिदमिया के अंदर होगा। इफेक्ट के अंदर एंटी एरिदमिक लिखना है, और जो आपके यूजेस हैं उसमें हम अरिदमिया लिखेंगे। तो हार्ट रेट कम होना, हाइपोटेंशियल ब्लड प्रेशर कम होना, एंटी एरिदमिक इफेक्ट आना, ये इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। यूजेस हम इसको डिफरेंट टाइप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर अरिदमिया, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, डिफरेंट टाइप्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसके भी एडीआर्स हैं, एडीआर्स के अंदर टॉर्सिडी पॉइंट्स, जो चीज़ अरिदमिया को क्योर करती है उसके पास ये एबिलिटी है कि जो आपके एक्शन पोटेंशियल को छेड़ाखानी कर रही है ना, तो उसके पास एबिलिटी है कि अगर नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है ना तो उसको ख़राब भी कर सकती है। तो इसलिए जो अरिदमिया जो क्योर करती है ड्रग, वो कॉज भी कर सकती है। तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स में अरिदमिया भी आएगा, कि अगर नॉर्मल है तो ये अरिदमिया कॉज करेगी। तो जो क्योर करती है वही कॉज भी बन सकती है अगर आप नॉर्मल सिनेरियो के अंदर दे रहे होते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी आ जाती हैं देन। और फिर क्लास 4 आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन अदर्स में आती है डाइजॉक्सिन, मैग्नीशियम सल्फेट, एडिनोसिन। डाइजॉक्सिन भी पहले पढ़ लिया हुआ है, एडिनोसिन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ये भी यूज़ की जाती है अरिदमिया के अंदर। तो जो एडिनोसिन है वो अपने A1 रिसेप्टर्स पे एक तो एक्शन परफॉर्म करती है, और दूसरा जो एक्शन हमें चाहिए होता है वो है एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम यूज़ करवा रहे हैं एरिदमिया में, और एक्टिवेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों तो ऑपोजिट हैं, लेकिन इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, काम एक ही है। वो किस तरह कि डिले करना है नेक्स्ट जो एक्शन पोटेंशियल है, या जो अबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं एक्शन पोटेंशियल कर्व के अंदर, उसको हमने ठीक करना है। तो एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल से क्या होता है कि जो आपका ये अगर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो जब एक्टिवेशन करवाते हैं ये पोटेशियम चैनल्स की, तो आपका जो रीपोलराइजेशन है वो हाइपर रीपोलराइजेशन फेज में चला जाता है। तो जब हाइपर रीपोलराइजेशन आपका फेज़ हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका नेक्स्ट, एक तो आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रोलॉन्ग कर गया क्योंकि फ़ेज़ 3 प्रोलॉन्ग कर गया, और फेज़ 3 प्रोलॉन्ग के साथ किस तरह किया कि आपने एक्टिवेशन करवा दी पोटेशियम चैनल्स की इतनी ज़्यादा कि रीपोलराइजेशन फेज़ से वो हाइपर रीपोलराइजेशन फेज़ के अंदर चला गया। तो जो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल है वो, उसको टाइम लगेगा आने के लिए। तो इसको हम, इसके जो फैक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे कि ऐसे एवी नॉड डिप्रेशन, मींस कि ऐसे नॉड और एवी नॉड की जो ऑटोमेटिसिटी है, एक्साइटेबिलिटी है, वो कम होगी, और हार्ट रेट कम होगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, रेट ऑफ वेंट्रिकुलर जो कंडक्शन है, वेंट्रिकुलर कंडक्शन, उसका भी रेट जो है वो कम हो जाएगा, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, और री एंट्रीज जो हैं वो कम हो जाती हैं, और ये डिप्रेशन ऑफ री एंट्री। और थेरापेटिक यूजेस क्या हो सकते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर जो आपका टैकीकार्डिया है उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और आफ्टर डीपोलराइजेशंस को, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन को,
क्योंकि ये भी एक कॉज होता है एरिथमिया का। आफ्टर डीपोलराइजेशन मैं अगेन बता देता हूँ कि हम किसको कहते हैं, कि ये आपका पीरियड था रिफ्रैक्टरी, यहीं पे दोबारा से डीपोलराइजेशन शुरू होने लग गई, या फिर वो नीचे आया और यहीं से दोबारा जो आपकी डीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट होने लग गई, फेज़ 4 नहीं आया या फेज़ 3 पूरा नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशंस। ये भी एबनॉर्मल जो होती हैं वो एबनॉर्मेलिटी कॉज करती हैं हमारे रिएक्शन पोटेंशियल के अंदर। तो ये उसको भी एलिमिनेट करने में या आफ्टर डीपोलराइजेशंस को ख़त्म करने के अंदर यूज़ की जा सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसने क्या करना है कि नीचे चले जाना हाइपर डीपोलराइजेशन फेज़ के अंदर। ठीक है, तो ये दो इसके यूजेस हैं, देन इसके एडीआरस हैं, और एडीआरस के बाद फार्माकोकाइनेटिक्स है। मैग्नीशियम सल्फेट मैकेनिज्म एक्शन इसका क्या होगा कि ये भी ऐसे नोड जो इम्पल्सिस हैं उनको स्लो करता है, उनका जो रेट है, और कंडक्शन टाइम बढ़ा देता है। कि जब रेट ऑफ एस नोड इम्पल्सिस स्लो रेट से इम्पल्स फ्लो कर रही है तो कंडक्शन भी स्लो होगी, प्रोलॉन्ग कर जाएगी टाइम उसका। तो ये मैकेनिज़्म है मैग्नीशियम सल्फेट का। इसकी डिटेल ज़रूरी नहीं है, बट बाकी जो डिनोसिन है वो हमने कर लिया है, और नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाकी जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं कार्डिक के।